हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10वीं की समापिका एवं असमापिका क्रियाएं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रियाओं के कुछ भेद बताए थे, तो आज हम पढ़ेंगे समापिका एवं असमापिका क्रियाएं। ठीक है। सो समापिका क्रियाएं क्या है? ये क्रियाएं वाक्य के अंत में लगकर वाक्य को समाप्त करती हैं। समाप्त का मतलब समाप्त करना। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा यही है कि ये क्रियाएं वाक्य के अंत में लगकर वाक्य को समाप्त करती हैं। ये वाक्य ऐसे होंगे जो वाक्य के अंत में ये क्रियाएं लगती हैं। ये क्रियाएं वाक्य के अंत में लग के पूरे वाक्य को फिनिश करती हैं, मतलब कि समाप्त करती हैं। इसीलिए इन क्रियाओं को हम समापिका क्रियाएं कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ उदाहरण देके तुम लोगों को समझाऊंगी। पहला है चिड़िया आकाश में उड़ती है। देखो इस वाक्य को पढ़ो, ठीक से ध्यान से पढ़ो। देखो चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। तो उड़ती है, ये जो लास्ट में जो अंत में हमने जो क्रिया के शब्द दिए हैं, इस क्रिया के साथ ही ये वाक्य खत्म हो जाता है। तो उड़ती है क्या है? ये उड़ती है समापिका है। समापिका क्रिया मतलब कि इस क्रिया के द्वारा ही ये वाक्य समाप्त होगा। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हिमालय की बर्फ पिघल रही है। हिमालय की बर्फ पिघल रही है। देखो ये वाक्य में भी पिघल रही है ये क्रियाएं इस वाक्य को समाप्त कर रही है। तो ये भी हो गया समापिका क्रियाएं। समझ आया? समापिका मतलब है कि जो वाक्य होगा उसमें ये क्रियाएं उस वाक्य को समाप्त करें, अर्थात ये क्रिया हरदम अंत में ही लगेंगी। अंत में लगाकर, अंत में लिखकर इस वाक्य को हम लोग खत्म करें। ठीक है। उसी प्रकार मैं तीसरा एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं उठकर जा रहा हूँ, इस वाक्य को समाप्त कर रही हूँ। तो जा रहा हूँ समापिका क्रिया है। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो है असमापिका, अर्थात वाक्य तो समाप्त होगा, लेकिन ये जो समापिका जो क्रिया है, ये वाक्य के अंत में ना लगकर वाक्य की किसी भी मध्य में हो या प्रथम में हो लगकर वाक्य को पूरा करती है। वाक्य के अंत में ही नहीं लगती है, ये वाक्य के किसी भी स्थान पर आगे पूर्व लग सकती है, उत्तर लग सकती है, बीच में लग सकती है, लग के ये क्रियाएं इन वाक्यों को समाप्त करती है। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? जो क्रियाएं वाक्य के अंत में ना लगकर वाक्य में अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होती है। अन्यत्र मतलब कहीं भी, चाहे पहले लग जाए या बीच में लग जाए, ठीक है, लग के, लेकिन वो क्रियाएं वाक्य को पूरा करेंगी। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं, जो असमापिका क्रियाएं, ये वाक्य के कहीं भी लग सकते हैं, अन्यत्र कहीं भी लग सकते हैं। अच्छा, इसे कृदंती क्रिया भी कहते हैं। कृदंती क्रियाएं भी कहते हैं। ये कृदंती क्रियाएं की प्रश्न आता है। ठीक है, बोर्ड में ये प्रश्न आता है, तो ये आप पढ़ लेना है। असमापिका क्रिया में कृदंती क्रिया है। अच्छा, अब हम असमापिका क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो उदाहरण है, जैसे एकांत में टहलना मुझे आता है। देखो मुझे आता है, यहाँ क्रिया है, लेकिन टहलना ये भी तो क्रिया है, लेकिन ये इस वाक्य को समाप्त नहीं कर रही। समाप्त कैसे कर रही? देखो ये क्रिया बीच में लग रही है, तो ये टहलना ये भी क्रिया है, लेकिन ये समापिका है, मतलब ये समाप्त नहीं कर रही मगर वाक्य को पूरा कर रही है। तो ये जो टहलना बीच में लगकर इस वाक्य को पूरा कर रही है, अंत में नहीं लग रही है, कहीं भी लग सकती है। अच्छा, उसके बाद है गाड़ी चलने वाली है। ये देखो चलने बीच में लगा हुआ है, ये क्रिया बीच में हमने लिखा है, तो ये भी असमापिका क्रिया हुआ। अच्छा, मरा हुआ इंसान जाग उठा। मरा हुआ इंसान जाग उठा क्रिया है, लेकिन देखो मरा हुआ ये भी तो क्रिया ही है, ये प्रथम में लगा हुआ है, वाक्य के पूर्व में, एकदम फर्स्ट में लगा हुआ है, तो ये मरा हुआ ये असमापिका क्रिया है। अच्छा, नंबर 4 उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। बालक पढ़ते पढ़ते सो गया जो है ये क्रिया है, लेकिन असमापिका क्रिया क्या? ये पढ़ते पढ़ते जो बीच में लगा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। तो ये समापिका क्रिया क्या है? जो वाक्य के कहीं भी, अन्यत्र कहीं भी, किसी भी जगह में लग सकती है। और समापिका में क्या होता है कि वाक्य के अंत में वो क्रिया लग के वो वाक्य को समाप्त करती है या फिनिश करती है। ठीक है। अच्छा, ये कृदंती क्रिया जो हमने पढ़ा, इसके क्वेश्चन आते हैं। इसे कृदंती क्रिया को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, कृदंती क्रिया क्या है?
धातुएं क्रियाओं के अंत में कृत प्रत्यय के जुड़ने से बने संज्ञा विशेषण शब्द जो कि हम इसमें कीर्तिवाचक कृतदान क्रियाएं होती हैं। कैसे हो सकता है? इसमें ज़्यादातर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है। ये जो कीर्तिवाचक कृतदान क्रियाएं ये भाववाचक संज्ञा के रूप में पढ़ाई जाती हैं या पाई जाती हैं। जैसे कृतवाचक कृतदान में हम क्या लिखें? वाक्यों को या शब्द पूरा करने के लिए उसमें धातु में क्या होगा? जो भी धातु जो भी शब्द होगा उसका धातु रूप होगा पढ़। जैसे हमने पढ़ लिया है, यहाँ धातु रूप पढ़ लिया, उसके साथ जोग हो जाएगा, योग हो जाएगा ने, और उसके साथ वाला या वाला। तो हम लिख सकते हैं पढ़ने वाला या पढ़ने वाला। ठीक है, ये होगा कीर्तिवाचक कृतदांत क्रिया। अब उसी कीर्तिवाचक और एक कर्मवाचक कृतदांत क्रिया है, उसमें क्या होगा? न लगेगा, न शब्द मतलब पहले तो धातु लगेगा, फिर प्लस न लगेगा, फिर वो शब्द तैयार होगा। तो यहाँ क्या हो गया? जैसे हम लोग लिख सकते हैं बंधन, बंधन, ये जो न हो गया। अच्छा, उसी के बाद और एक थर्ड नंबर जो है वो है भावकृति कृदंती क्रिया। भावकृति क्रिया क्या है? इसमें क्या होगा? धातु रहेगा, उसके साथ प्लस आई लगेगा, आई, तो हम एक शब्द तैयार कर सकते हैं जैसे चढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ाई, कुटाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर जो है वो है क्रिया कृदंती। क्रिया के अंतर्गत भी कृदंती क्रिया होती है। इसके साथ क्या होगा? धातु लगेगा, प्लस ना लगेगा। इसके साथ हम लोग जो उदाहरण लेंगे वो जैसे दौड़ना, दौड़ के साथ हम लोग न लगा देंगे तो हो जाएगा दौड़ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े हैं। हमने पढ़ा समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, कृदंत क्रिया, ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, क्रिया के कुछ अन्य भी और भी कई भाग हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भाग हैं, भेद है, भाग है, ये भेद है। तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है सहायक क्रिया, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। संयुक्त क्रिया जैसे कंपाउंड वर्ब कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं जो प्रेरणा देते हैं और पूर्वकालिक होते हैं। और नंबर 5 होता है नाम धातु। तो अभी हम लोग सिर्फ सहायक और संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुछ भेद पढ़ लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है सहायक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया है कई बार वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त होती हैं। कई बार होता है कि जो भी वाक्य है उसमें क्रियाएं तो होती हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ क्रियाएं हम लोग व्यवहार में लाते हैं या लिखते हैं, तो उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, जो एक वर्ब को दूसरे वर्ब को हेल्प करे। ठीक है। तो इसमें हम एक कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण है चोर भाग गया, चोर भाग गया। जैसे भाग यहाँ तो क्रिया है, लेकिन इसको जो सहायक कौन कर रहा है? गया सहायक कर रहा है। तो ये जो गया है ये है सहायक क्रिया। उसके दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। हम यहाँ पुस्तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पढ़ है ये क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को कौन सहायक कर रहा है या सहायता कर रहा है? चुके हैं। तो हम यहाँ पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ जो क्रिया को हम चुके हैं सहायक क्रिया के द्वारा समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। अभी तीसरा उदाहरण लेते हैं। वह स्त्री रोने लगी। रोने यहाँ क्रिया है, लेकिन लगी है ये है सहायक क्रिया। तो रोने लगी रोने का सहायक को सहायक कर रहा है, मतलब कि हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हम सहायक क्रिया किसे कहेंगे? कई बार अन्य मूल क्रिया, बहुत सी क्रियाएं अगर रहेंगी तो उसके साथ भी कुछ अन्य क्रियाएं जो रहती हैं वो उन क्रियाओं को हेल्प या सहायक करती है, तो उससे हम सहायक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 जो है वो है संयुक्त क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड क्रिया कहते हैं। कंपाउंड क्रिया में क्या होता है कि दो स्वतंत्र क्रियाएं, दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएं, दोनों ही क्रिया है लेकिन अपना अपना स्वतंत्र है वो, लेकिन क्या करती है वो जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ मिल जाती है तब हम उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो स्वतंत्र क्रियाएं रहती है, उसमें क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया होती है, जो मुख्य है, जो प्रधान क्रिया है, उसके साथ होता है कि जो रंजक, जो दूसरी जो क्रिया होती है वो उसके साथ संयुक्त हो जाती है, जुड़ के एक नई क्रिया की सृष्टि करती है, उसे हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मीरा ने आइसक्रीम खा ली। देखो, खा और ली ये दोनों संयुक्त हो गए, जुड़ गए, कंपाउंड हो गया दोनों का, तो ये दोनों मिलकर खाली हो गई, मतलब मीरा ने आइसक्रीम खा ली माने खा लिया, खा चुकी। ठीक है। अच्छा, दूसरा उदाहरण हम देते हैं। उससे मोहन आता दिखाई दिया।
देखो यहाँ दो क्रिया है, लेकिन दिखाई एक अलग है, देखना, और दिया मतलब दिया, लेकिन दोनों अगर संयुक्त हो जाए तो मोहन को कुछ आता दिखाई दिया, दोनों जुड़ गई, यहाँ संयुक्त हो गई है, दो क्रियाएं संयुक्त हो गई। ठीक है। अच्छा, तीसरा उदाहरण है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोनों क्रियाएं संयुक्त हो गई है, तब जाकर ये एक वाक्य तैयार हो। एक मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया दोनों रूप एक साथ मिल जाती है, तभी ये संयुक्त क्रिया की सृष्टि होती है। तो बैठ जाओ यहाँ संयुक्त क्रिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन, ऐसी कुछ क्रियाएं जो प्रेरणा दे वाक्य में। ठीक है, इसीलिए इसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करे, मतलब इंस्पायर करे, काम करने के लिए प्रेरित करके काम करवाए, मतलब इंस्पायर करे जिससे वो काम करता। ठीक है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं या कैजुअल क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, मोहन सोहन से काम करवाता है। देखो मोहन क्या कर रहा है, सोहन से काम करवाता है, प्रेरणा मतलब उसको काम करवा रहा है, तो यहाँ काम करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। अच्छा, नंबर 2 में नंबर 2, माँ ने नरेश से चित्र टंगवाया। माँ ने क्या किया, नरेश से चित्र टंगवाया, तो टंगवाया ये है प्रेरणार्थक क्रिया, काम करवा रहा है, कौन करवा रहा है, कर्ता करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक हमारे स्कूल का एक उदाहरण ले, तुम लोगों के साथ जो होता है, जैसे अध्यापिका ने बच्चों से चार्ट लगवाया। अध्यापिका ने बच्चों, तुम लोग लगाते हो ना वॉल में जो चार्ट, तो कौन लगाता है, अध्यापिका या अध्यापक ही लगाते हैं। तो यहाँ ये भी एक उदाहरण है प्रेरणार्थक क्रिया की। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से चार्ट लगवाया, कर्ता क्या कर रहे हैं, दूसरे कर्ता से काम करवा रहा है, कर्मा प्रेरणा देके करवा ले कि तुम ये करो काम, तो इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अच्छा, और एक कभी होता है कि कभी कभी तो कर्ता काम करवाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कर्ता उस कार्य में खुद भागी भी होता है, सम्मिलित भी होता है। तो कुछ उन उदाहरणों को भी हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही रखेंगे। जैसे कि होता है कि कभी कभी कर्ता स्वयं भी उस भी कार्य में सम्मिलित होता है, तो ये कभी कभी आता है कि कब प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कब कार्य करता है। तो कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं। तो कुछ उदाहरण आप देखोगे तो उसमें आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कहाँ कर्ता काम करवा रहा है और कहाँ कर्ता खुद सम्मिलित हो रहा है। ये आपको वाक्य पढ़ के समझना पड़ेगा, कर्ता कब करवा रहा है काम और प्रेरित होकर करवा रहा है, और कर्ता कभी कभी स्वयं खुद भी सम्मिलित होता है उस वाक्य में, उस कार्य में। ठीक है। तो उसके भी कुछ ज़्यादा उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैं बच्चे को हंसाता हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, हंसाता हूँ, खुद भी कर रहा है कभी कभी, इसलिए उदाहरण देखो, मैं बच्चे को हंसाता हूँ। हंसाता हूँ कौन, ये देखो मैं, सम्मिलित हो गया कर्ता। ठीक है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 है पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। पूर्व मतलब पहले। ठीक है। तो जो क्रियाएं पूर्व आ जाती हैं, पहले आ जाती है, क्रिया के पहले आ जाती है, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर पड़ेगा, देखो ये क्रिया है, पड़ेगा क्रिया है, लेकिन उससे पूर्व आ जाता है, देखो नहाकर पड़ेगा, तो पड़ेगा क्रिया है, लेकिन नहाकर वो पूर्वकालिक हो गया। पूर्वकालिक और एक क्रिया हम लोगों ने बिठा दिया है, ये भी काम है वो भी काम है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उससे मेन क्रिया के पहले और एक क्रिया हम लोग बिठा दे रहे हैं। तो नहाकर पड़ेगा, तो ये नहाकर है पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखो, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो सो गया तो क्रिया है, लेकिन उससे पहले देखो पीकर भी तो क्रिया ही है, लेकिन पूर्वकालिक हो गया, जो दूसरे क्रिया के पहले लग चुका है, तो ये पीकर हो गया है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अच्छा, और एक 5 नंबर है जो नाम धातु, ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है, विभिन्न परीक्षा में आता है, इसलिए आप ये जरूर पढ़िएगा। अन्य क्लासों में आता है, कक्षा 10वीं में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। क्रियाओं में ये वाला नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की बहुत सुंदर एक परिभाषा देखो, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। धातु हम लोगों ने पढ़ा है, इससे बाद में पढ़ाऊंगी। तो
धातु, नाम धातु है, देखिए धातु होते हैं जैसे जो कोई भी वर्ड हम लोग जैसे लेते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाई लिया, तो इसमें जो मेन धातु कौन सा है? पढ़। पढ़ से पढ़ना हुआ है, पढ़ाई हुआ है, तो धातु रूप कौन सा है? पढ़ हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ बोल रहे हैं कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग हम क्रिया की तरह करते हैं तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझे? तो नाम धातु की परिभाषा में और एक बार बता देती हूँ। देखो, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तब उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अच्छा, धातु के विषय में मैंने थोड़ा सा बता दिया, इसके बाद में और भी विस्तार से बताऊंगी बाद में। अच्छा, जैसे यहाँ हम लोग यहाँ थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। देखो, रीता और सीता बतिया रही है। रीता और सीता बतिया रही है, यहाँ देखो संज्ञा की तरह इसकी व्यवहार किया गया। तो यहाँ जो बात है ये धातु है, तो यहाँ बतिया ये हो गया नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये क्रिया की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, और यहाँ देखो रंगवाई, एक मैंने एक उदाहरण लिखा, राधा ने अपनी साड़ी रंगवाई। रंगवाई यहाँ विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ रंग जो है वो धातु है, तो यहाँ रंगवाई ये है नाम धातु क्रिया। तुम लोग ये वाला जरूर पढ़ना, अन्य सब तो पढ़ना ही है आप लोगों को, लेकिन नाम धातु बहुत बार आता है। इसलिए अभी आज हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर सहायकी क्रियाएं की हैं, जो कि पूरा कंप्लीट है, समाप्त है। रिगार्डिंग दिस चैप्टर अगर तुम लोगों की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो कमेंट में लिखना और मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है।